नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन उठाए जाएंगे सख्त कदम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लगाए आरोप। एक अप्रैल से शिमला शहर में महंगी होगी बिजली और शराब। बिजली पर 20 पैसे तो वहीं शराब पर 5 रुपए देना होगा टैक्स। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने पर पालमपुर, मंडी और सोलन 3 नगर निगम बनाए। उन्होंने कहा कि तीनों नगर निगमों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बने नगर निगमों में मर्ज किए गए क्षेत्रों में 5 साल तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। कहा कि नगर निगमों में मर्ज किए गए इलाकों के 5 साल तक टैक्स माफ किए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कर दिया कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर सख्ती से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, इसलिए हालात को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नगर निगम के चुनाव के सिलसिले में आज हमारा पालमपुर में आना हुआ है। पालमपुर पूरे प्रदेश में एकमात्र कॉरपोरेशन ऐसी है जो जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने कॉरपोरेशन का दर्जा पालमपुर को दिया, क्योंकि यहाँ की जनता, स्थानीय जनता चाहती थी कि कॉरपोरेशन यहाँ पर बढ़े। शहर बढ़ रहा है तो यहाँ का डेवलपमेंट जो है, यहाँ का विकास जो है वो एक व्यवस्थित ढंग से प्लान्ड वे में हो, और ऐसी सूरत में हमने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लोगों के आग्रह को स्वीकार किया है और कॉरपोरेशन बना करके यहाँ लोगों को दी है। अभी हाल ही में जब चुनाव हैं तो चुनाव के सिलसिले में हम उनसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। दूसरा, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं टैक्सीज को लेकर के, हमने कहा है कि टैक्स जो है 5 साल तक नहीं लगेगा, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है। एक बात, जो नई कॉरपोरेशन हमारी बनी है। दूसरा, रेवेन्यू के हकूक जो है, उनके अधिकार उसी तरह से जो कायम जो ग्रामीण क्षेत्र में थे वो शहरी क्षेत्र में आने के बावजूद भी कायम रहेंगे। तीसरी बात, जो मनरेगा के सिलसिले में कह रहे थे, मनरेगा की तर्ज पर हमने शहरी क्षेत्र में अभी आजीविका योजना की शुरुआत की है शहरी क्षेत्र के लिए। उस योजना के अंतर्गत जो है, जो भी आदमी रोजगार चाहता है, काम करना चाहता है, तो उस शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत यहाँ पर काम कर सकता है। वही सुविधा मनरेगा के अंतर्गत जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए भी दी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि आचार संहिता होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कांगड़ा दौरे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, जिसका खर्च चुनाव आयोग भाजपा के खाते में डाले। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, बल्कि इसके उलट हिमाचल प्रदेश भाजपा के शासनकाल में नीचे की ओर जा रहा है। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की एक उपलब्धि तक नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की पहचान संकट में होती है, लेकिन कोरोना काल में प्रदेश सरकार पूरी तरह से जनता की मदद करने में विफल रही है। राठौर ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, लेकिन पूर्व में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर मौन धारण कर रखा है। जो ये चुनाव है वो विकास बनाम विनाश के बीच में हो रही है, क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की जब हिमाचल में सरकारें रही हैं, हमने जो है विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, और पिछले 3 वर्षों में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है। हिमाचल में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। हिमाचल प्रदेश लगातार जो है शिखर से नीचे की तरफ उतर रहा है। हमारा ये आरोप है कि आज कोई नई सड़क बनी नहीं, कोई नया स्कूल बना नहीं, नया कॉलेज बना नहीं, और किसी भी वर्ग को इस सरकार ने राहत नहीं दी। महंगाई चरम सीमा पे है,
और आप देखेंगे नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता नाराज़ है, क्योंकि कोरोना के समय में भी लोगों को अपेक्षा थी, आम जनों को, कि सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार कहीं नज़र आई नहीं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, आज दर दर भटक रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है जान चुकी है और इनको जवाब मिलेगा। अब जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कल धर्मशाला आए, वो प्रदेश में जा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हिमाचल के हर कोने में जा सकते हैं, लेकिन आप हेलीकॉप्टर में आए, उसके बाद आप यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। हम जो है चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे कि जो दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है, उसको रोका जाए। देखिए, ये मैं मुख्यमंत्री जी के आरोप से सहमत नहीं हूँ कि नगर निगम तो एक छोटा सा है, प्रदेश सरकार तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन नगर निगम में क्योंकि कांग्रेस काबिज थी, इसलिए सरकार ने अड़ंगे अड़ाए। ये यहाँ की बात छोड़िए, जहाँ इनकी जैसे सोलन में इनकी नगर परिषद थी या कई जगह पे इनकी नगर परिषद थी, वहाँ भी काम नहीं हुए। अब नगर निगम पे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नगर निगम के पास अपना कोई बजट नहीं, सरकार पे निर्भर रहना पड़ता है। और इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे, जिनके प्रोजेक्ट्स के लिए कांग्रेस के समय में पैसा सैंक्शन हुआ था, इन्होंने कहीं पे मदद नहीं की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 52 परीक्षा केंद्रों को देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाजसेवी सावित्रीबाई फूले के नाम पर बनाया गया है। इन सभी परीक्षा केंद्रों में अधीक्षक और उपाधीक्षक भी महिला अध्यापक ही तैनात होंगी। हमीरपुर जिला में भी 6 स्कूलों में परीक्षा केंद्रों को सावित्रीबाई फूले के नाम पर बनाया गया है। जिला शिक्षा उपनिदेशक दिलवर जीत ने बताया कि जिला में 6 परीक्षा केंद्रों का नामकरण सावित्रीबाई फूले के नाम पर किया गया है, जिनमें पूरा महिला स्टाफ ही तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते विभाग ने बोर्ड की कक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से पहले परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें 2 माह का समय दिया गया है। वे इस दौरान परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद उन्हें प्रमोट किया जाएगा। कोरोना के चलते 10वीं व 12वीं की परीक्षा करवाने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। परीक्षा के दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निजी स्कूलों के द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर उन्होंने कहा कि एक्ट के अनुसार निजी स्कूल किसी की कमाई का साधन नहीं हो सकते हैं। जारी निर्देशों की अवहेलना करने पर सरकार उन पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। सरकार ने कोविड के दौरान स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य चार्जेस माफ करने को कहा था, जिसका स्कूल पालन भी कर रहे हैं। भविष्य में भी सरकार जो निर्देश जारी करेगी, निजी स्कूलों को उनका पालन करना होगा। जो सभी छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए। हमने ये ध्यान रखा है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया या किसी कारण से कोविड रीज़न से या कोई आउट ऑफ स्टेट बच्चा रहता है या नहीं आ सका एग्ज़ाम देने, या ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन कोविड हो गया या वो एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सका, तो उसके लिए हमने 2 महीने का समय इसमें रखा है। 2 महीने के अंदर अंदर वो स्कूल इंस्टीट्यूशन लेवल पर वो उसका एग्ज़ामिनेशन लेंगे और तभी उसको एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर आगे प्रमोट करेंगे। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगले 2 महीने के लिए हमने रेमेडियल या रिवीजन क्लासेस लगाने का आदेश सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स को दिया हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है। सभी स्कूल प्रबंधन और ऐसे जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी ये अपील भी करना चाहता हूँ कि वो अभी तक भी कोविड का जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा सामान्य नहीं हुई है, तो वो बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उनकी ध्यान रखें और साथ दें कि ऐसे में आपत्ति के समय में किसी के ऊपर कोई अधिक बर्डन ना डालें। जितना जेन्युइन है, मिनिमम जितना वो कर सकते हैं उसी से अपना काम चलाएं, उतनी की फ़ीस वो चार्ज करें। और जिसमें ये कहें कि बहुत ज़्यादा अधिक फ़ीस नहीं होनी चाहिए। और जो स्कूल्स और इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ये किसी के अर्निंग के या जो उस तरह के कमाई के साधन नहीं होने चाहिए। तो उसमें ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वो कमाई उससे ना करें, केवल उतने फंड्स फीस चार्ज करें जितने ज़रूरी हैं, जो उनको स्टाफ को या अपने
स्कूल की फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, ये तो क्लियर कट लिखा है। हमारे पास या किसी भी स्तर पर सरकार के पास ऐसी शिकायत पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ना करनी पड़े कि किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं। और सरकार को भली भांति इसका पता भी है कि अगर उनको दूर दूर बिठाना है, SOPs का फॉलो जैसे उसको फॉलो करते हैं उसको पूरी तरह से मानना है, तो उस तरह से डिसीजन लेंगे। पर अभी तक मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, प्री बोर्ड भी हमने कराया है और पूरी तरह से विभाग इसके लिए तैयार है और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और SOPs के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं पेरेंट्स को भी एश्योर करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जितनी आदेश दिशा निर्देश हैं वो शिक्षा विभाग बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने स्कूल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करता है और आगे भी हम करते रहेंगे। किसी को अपने बच्चों के लिए स्कूल में भेजते समय घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना के कारण लंबे अरसे तक ठप रहा पर्यटन कारोबार अभी पटरी पर लौटा ही था कि इसी बीच अब फिर से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से पर्यटन कारोबार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। देश और प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। प्रदेश होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि प्रदेश में होटल की 60% बुकिंग कम हो गई है। उन्होंने कहा कि कारोबार पिछले 1 साल से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्होंने पर्यटन कारोबार को बचाने के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की गुहार लगाई है। पर्यटन कारोबारी पिछले 1 साल से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। वहीं प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में होटल की 60% बुकिंग कम हो गई है। बता दें, मार्च और अप्रैल माह में गुजरात और महाराष्ट्र के पर्यटक हिमाचल का रुख करते थे, लेकिन महाराष्ट्र व गुजरात में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि पर्यटन कारोबार को कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई होती दिख नहीं रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी देना तक मुश्किल हो गया है। वहीं वीकेंड पर भी कम संख्या में पर्यटक प्रदेश का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार पर बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से तुरंत पर्यटन कारोबार को बचाने व उनके लिए उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है। इसमें कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ा है। जो बुकिंग्स हुई थी वो कैंसिल हो गई और मार्च अप्रैल के महीने में जो शुरुआत होती है वो होती है बॉम्बे और महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम राइज होने से डेफिनेटली हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ड्रॉप कर गई है। कितनी % ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई है? कम से कम 60 से 70% ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई। और जहाँ तक वीकेंड का सवाल था, वीकेंड के अंदर जो है पंजाब के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो वहाँ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई है उसके कारण वीकेंड टूरिज्म भी बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड लहर है इसने हमारी जो इंडस्ट्री को है बड़ी बुरी तरह से जो दोबारा से प्रभावित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये दोबारा कहीं हमारा दूसरा वर्ष भी जो है हमारा टूरिज्म प्रभावित हो जाएगा और जिससे कि हमें बहुत नुकसान होगा। राजधानी शिमला में 1 अप्रैल से बिजली, शराब और संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। नगर निगम के बजट में शराब और बिजली पर सेस लगाने का फैसला लिया गया था, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ऐसे में शराब अब महंगी होगी। इसके साथ साथ अब आम जनता पर बिजली का बोझ बढ़ने वाला है। नगर निगम ने अपने बजट में बिजली पर सेस दोगुना कर दिया है। बिजली पर सेस को 10 पैसे प्रति यूनिट्स के बजाय अब 20 पैसे लिया जाएगा। इसी तर्ज पर शराब की बोतल पर भी अब 5 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा, जो पहले 2 रुपए प्रति बोतल था। शहर में निगम की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी अब 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे नगर निगम को सालाना करोड़ों की आय होगी। वहीं पानी पर सेस बढ़ाने को लेकर अभी BOD की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि शायद जनता से भी हमारी बात हुई है, तो कई बार जनता के भी हम व्यूज़ लेते हैं, तो जनता को भी कोई भारी नहीं लग रहा। जनता भी ये चाहती है कि शिमला शहर को जो हमें स्मार्ट सिटी मिली है और इसके तहत शिमला शहर में बहुत सारे कार्य होने चाहिए और ये जो पैसा है हमारे को जो केंद्र सरकार ने दिया है ये वापस नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब से श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अर्बन डेवलपमेंट विभाग संभाला है
तब से लेकर के शिमला शहर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आप सड़कों पे जाइए, सारी सड़कें चौड़ी हो रही है। आप पार्क देखिए, पार्किंग देखिए, एक्सीलेटर देखिए, कितने सारे काम हो रहे हैं। तो आज हम और हमारे माननीय मंत्री जी के ये आदेश होते हैं कि शिमला शहर में सब जगह जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस पे आपको पार्टी पे नहीं जाना चाहिए और सब वार्डों में एक जैसा काम होना चाहिए। एक जैसा काम हम तभी कर पाएंगे जब म्यूनसिपल हेड से हम जो है पैसा देंगे, जहां स्मार्ट सिटी से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम जितने भी 39 के 39 पार्षद हैं, हम सब मिलके शिमला शहर के लिए, शिमला शहर के विकास के लिए मिलके बहुत काम कर रहे हैं। हमारा जो नगर निगम का प्रशासन है, हमारी और उनकी आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। हम सब मिलके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से और अधिक एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और कोविड से बचाव को लेकर कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत शिमला के साथ लगते पुलिस थाना बालूगंज में शहर के कारोबारियों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी लक्ष्मण ठाकुर ने स्थानीय और साथ लगते उपनगरों के व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापारी वर्ग से कोरोना के खिलाफ इस जंग में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा और कोविड से बचाव को लेकर जारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। देश व प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से और अधिक एहतियात व सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस थाना बालूगंज में थाना प्रभारी लक्ष्मण ठाकुर ने स्थानीय और साथ लगते उपनगरों के व्यापारियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक बैठक की। बैठक के दौरान एसएचओ लक्ष्मण ठाकुर ने सभी व्यापारियों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया। सभी व्यापारियों से उनकी दुकानों के आगे 2 गज की दूरी पर गोले लगाने, कैश लेते समय हाथों को सैनिटाइज करने, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम से कैश का लेन देन करने, नो मास्क नो सर्विस की पालना करने, रेट लिस्ट को अपनी दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए ताकि व्यापारी कोरोना संक्रमण से बच सके। उन्होंने कहा कि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है, इसलिए सभी को स्वयं, परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अगर सभी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो हमें आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने में सहायता मिलेगी और देश और प्रदेश की विकास, उन्नति और आर्थिकी प्रभावित नहीं होगी। वहीं बैठक के दौरान एसएचओ द्वारा व्यापारियों से भी कोविड से बचाव को लेकर सुझाव दिए गए। इकट्ठा करना नहीं सरकार का उद्देश्य है, नहीं सिर्फ महामारी को रोकना हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें आपका सबका सहयोग अपेक्षित है और जो है मैं उम्मीद करता हूँ इस चेन को तोड़ने में और इस महामारी को काबू पाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हमारा थाना बालूगंज को मिलेगा और इसका मैसेज पूरी स्टेट को जाएगा। तो आपने व्यापार मंडल ने साथ एकजुट हो गए, जैसे जैसे बताया अभी सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग, हाँ, तो हमारे ये थी इसलिए आपको कष्ट दिया। तो क्योंकि जो है जब तक कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई तब तुम्हारे को सतर्क रहना पड़ेगा, अपना सुरक्षित रहते हुए दूसरे को सुरक्षित रखना पड़ेगा। वहीं बैठक में पहुंचे व्यापारियों ने भी इस दौरान अपने सुझाव दिए और एसएचओ लक्ष्मण ठाकुर द्वारा आयोजित की गई कोरोना जागरूक बैठक की सराहना की। उन्होंने बताया कि एसएचओ द्वारा सभी व्यापारियों को सख्ती से कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड के फैलाव से बचा जा सके। हमने स्वयं को भी और लोगों को भी इस महामारी से कैसे बचाना है और उसके बारे में यहाँ पे एक कार्यशाला आयोजित की गई है और जिसके बारे में हमारा इसका ये जो भी परफॉर्मा है वैसे तो इन्होंने लिखित तौर पे ही हमारे दे दिया गया है ये, उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस भी हमें दी जा रही हैं। तो ठीक है, ये एक अच्छी पहल है ये कि ठीक है बाज़ारों में सब लोग इकट्ठे होते हैं, दुकानों पे आते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन उसके पॉजिटिव है कौन नहीं है। ये ठीक है, जिस तरह की इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमारा भी बचाव होगा और जो हमारे पास आने वाले ग्राहक हैं वो भी है और हमारे इम्प्लॉयज़ का भी बचाव होगा। 19 के बारे में जो मीटिंग हुई है उसमें यही है कि मतलब कि 2 गज की दूरी रखी जाए, हर आदमी मास्क पहने और सैनिटाइजर वगैरह जो भी है मतलब कि जो भी इसकी नियम है वो सब पालन करें। हम हर एक से निवेदन यही करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो। कोविड जो है वो फिर से अपने पैर पसार रहा है, तो हमने तो जो पहले कोविड था उस समय भी सर्विसेज दी हैं ताकि कोई भी हमारा कंज्यूमर या कोई भी जो
लाभार्थी है उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और उस तक जो हमारी सप्लाई जो है स्मूथ चले। डीसी साहब के साथ भी बैठकें हुई, उसमें हमने जो भी सजेशंस थे वो दिए हैं। आज की बैठक में भी एसएचओ साहब जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और जो भी यहाँ से कोई संदेश लेके हमारा व्यापारी भाई जाता है तो वो कोशिश करेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो कोशिश करेगा कि जो भी सरकार हमसे चाहती है, हमसे अपेक्षा करती है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला में वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए गए हैं। सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि जिला में अभी तक 70,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शिमला जिला में विशेष तैयारी की गई है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक शिमला जिला में लगभग 70,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। शिमला जिला में 69,816 कवर कर दिए हैं, जो लोग कवर किए हैं हमने। लगभग 70,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और जिसमें अब हम कल से 45 प्लस जो हैं उन सबको वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। तो अब तक जैसे था कि 45 से लेके 60 साल के जो लोग थे वो उनको ही हम वैक्सीन लगा रहे थे जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी पाई जा रही थी, लेकिन अब हमने सरकार के जो डायरेक्शंस आए हैं उसके अनुरूप हमने विदाउट एनी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किए सबको कवर करना है। और इसी को देखते हुए हमने अपने सेशंस भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो जैसे आप जानते ही होंगे हमने हेल्थ सब सेंटर तक ऑलरेडी सेशंस शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम क्योंकि ज़्यादा लोगों को कवर करना है और उनके घर और जो जिस स्थान पर वो निवास कर रहे हैं उसी के आसपास हमने कवर करना है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा और ज़्यादा सब सेंटर्स और PHCs को भी हम इन्वॉल्व करें। तो उसके लिए आज भी जैसे हमारे इस वक्त 80 के करीब हमारे सेशंस। नगर निगम शिमला शहरवासियों को सालाना गार्बेज शुल्क जमा करवाने पर अब विशेष छूट देने जा रहा है, जिसमें शहरवासियों को कुछ राहत मिलेगी। इस छूट के तहत अगर उपभोक्ता एक साथ सालाना कूड़ा शुल्क जमा करवाते हैं तो उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। वहीं उपभोक्ता अगर ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी। ऐसे में कुल 15% की छूट निगम द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतन चौहान ने बताया कि नगर निगम शहरवासियों के लिए कूड़ा बिलों पर विशेष छूट देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर उपभोक्ता एक साथ ही सालाना कूड़ा शुल्क जमा करवाता है तो उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। वहीं अगर उपभोक्ता बिल का भुगतान ऑनलाइन करवाता है तो उन्हें अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी। ऐसे में कुल 15% की छूट निगम द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही है। निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। ऐसे में 1 अप्रैल से निगम यह प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। वहीं शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आ रहे भारी भरकम कूड़ा बिलों को भी अब व्यवसायी किश्तों के जरिए जमा करवा पाएंगे। काफ़ी लोगों का कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों का कूड़े का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि वो कूड़े का शुल्क जो है इंस्टॉलमेंट्स में 5 से 10 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। जब वो उसके लिए आप यहाँ पे आके ऑफिस में अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आपका इतना बिल आया है, उसके ऊपर हम और आप इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं तो हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी के साथ जो है आपके वो उस जो लॉकडाउन पीरियड का जो अमाउंट है उस पर जो पेनल्टी और सरचार्ज लग रहा था वो नहीं लगेगा अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक अगर कोई इकट्ठा अपना कूड़े का बिल देना चाहता है तो वो अप्रैल में उस पर आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल में अपना कूड़ा के बिल दे सकते हैं, जिसमें वो अगर इकट्ठा देते हैं अमाउंट पूरा 1 साल का तो उस पर 10% रिबेट मिलेगा और अगर उसका भुगतान वो ऑनलाइन करते हैं तो उसके ऊपर एडिशनल 5% रिबेट और मिलेगा। यानी कि आपके पूरे 1 साल के कूड़े के शुल्क के ऊपर 15% आपको रिबेट दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन कम वो बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है लोक मित्र केंद्र के साथ टाई अप करके कुछ ही टाइम में ये व्यवस्था जो है आपको हर लोक मित्र केंद्र पे भी उपलब्ध होगी। वहाँ पे भी आप अपना कूड़े का शुल्क
जमा करवा सकते हैं। कोविड-19 की इस लड़ाई में वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद बनकर सामने आई है। ऐसे में वैक्सीनेशन का टीका हर व्यक्ति को लगे, इसके लिए चलाया गया अभियान अब और भी तेज हो गया है। बता दें कि शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में अभी तक करीब 6000 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर RK नेगी ने सभी से अपील की है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह में न आए। कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए सभी टीकाकरण के लिए खुद आगे आएं। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए रामपुर व आसपास के क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। रामपुर क्षेत्र में अब तक 6000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगाया गया है। इनमें 2500 से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन लगा चुके वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए टीका अवश्य लगाएं। उन्होंने आम लोगों से भ्रांतियों में न आने की अपील की है। खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर RK नेगी ने बताया कि टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इनमें अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर कुल 6000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 2500 से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं। लोगों से अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि वो टीकाकरण के प्रति जो कुछ भ्रांतियां चल रही है उस भ्रांति में ना जाए। जो टीका बिल्कुल सुरक्षित है। आप देखोगे जैसा कि केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर आ रही है, तो उसको देखते हुए हमें ये जो टीका जो लग रहा है ये हमें पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को इससे बचाएगा। लोगों से ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपने आप आए और टीके को लगाएं। इसके प्रति जो भ्रांतियाँ चल रही है उन बातों में ना जाएं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। मैंने आज कोविड-19 का टीका लगवाया। यहाँ रामपुर हॉस्पिटल में बहुत आराम से लगाया इन्होंने और कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है और बहुत अच्छा है। मैं आगे सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी समय रहते इस टीका को लगवाएं ताकि हमारा आगे अपना भविष्य को बचा सकें। मेरी उम्र 67 वर्ष है। आज मैंने कोविड का टीका लगाया है और यहाँ पर बहुत ही सौहार्द वातावरण में हॉस्पिटल में लगाया गया है और मुझे अभी कोई आधा घंटा के करीब बैठे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई मेरे को समस्या नहीं आ रही है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस टीके को ज़रूर लगाएं और इस भ्रांति में न रहे कि इसमें रिएक्शन होता है या गलत चीज़ है। ये सबको ही लगाना चाहिए। 1 अप्रैल से 15 मई तक चलाए जा रहे पढ़ना लिखना अभियान के तहत अकेले सिरमौर जिला में करीब 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए इस अभियान में करीब 1991 ट्रेनर रखे जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबरों की भी मदद ली जाएगी। सिरमौर जिला में 19,918 लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वह लोग हैं जो किसी वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। शिक्षा से वंचित रह चुके लोगों को शिक्षित करने के मकसद से सरकार द्वारा पढ़ना लिखना अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला सिरमौर के 19,918 लोगों को शिक्षित किया जाएगा। जनगणना के मुताबिक शिलाई क्षेत्र में सर्वाधिक अशिक्षित लोग दर्ज किए गए हैं। इस अभियान के दौरान इन लोगों को पहली व दूसरी कक्षा के स्तर की शिक्षा देकर इनका मूल्यांकन कर साक्षर किया जाएगा और इन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अभियान के बाद NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि अभियान कितना सफल रहा। अनपढ़ लोगों को शिक्षित श्रेणी में लाने के मकसद से निश्चित तौर पर शुरू किया जा रहा है यह अभियान काबिले तारीफ है। अब देखना यह होगा कि कितने लोग सही मायने में इसका लाभ उठा पाते हैं। जो पढ़ना लिखना अभियान एक कार्य है, ये पिछली जनगणना के अनुसार हमारे ज़िला सिरमौर में 19,918 कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित रह गए हैं। तो इनको बेसिक जो एजुकेशन है, जिसमें कि इनकी एक जो पहली कक्षा वाली दूसरी कक्षा वाली पढ़ाई होती है, उस तरह से हम इनको पढ़ना लिखना अभियान के तहत कवर करना चाह रहे हैं। और इसमें डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ मिल कर के और उनके निर्देशानुसार जो है ये सारा कार्य किया जा रहा है। इसमें ज़िला सिरमौर में इन 19,918 में से सबसे ज़्यादा शिलाई ब्लॉक में है, लगभग 10,000 की संख्या वहीं पर है। तो
1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार इनको एक छोटी सी पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें से इनको सिखाया जाएगा और 1991 वॉलंटियर टीचर इसमें काम करेंगे। लगभग 25 लाख रुपए का बजट जो है कल आ चुका है और जिलाधीश महोदय के साथ हमारी एक बैठक हो चुकी है पूरी टीम की। उसके अनुसार जिलाधीश महोदय ने हमें सुझाया था कि ग्राम स्तर पर जब हम इस कार्यक्रम को करेंगे तो ग्राम पंचायत प्रधान और अन्य जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड सोलन द्वारा सपरून पंचायत में आजीविका योजना मेरा पैड मेरा अधिकार के तहत सैनिटरी पैड मशीन स्थापित की गई है। नाबार्ड द्वारा बनाए गए महिलाओं के जय श्री राधे समूह की सदस्यों के लिए जिला व प्रदेश का पहला उद्योग स्थापित किया गया है। इसमें समूह के सदस्यों को कंपनी से आए अनुभवी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं समूह से जुड़ी महिलाएं भी प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठा रही हैं। नाबार्ड द्वारा बनाए गए ग्रुप स्वयं सहायता समूह थे जय श्री राधा ग्रुप जो है, जय श्री राधे ग्रुप को यहाँ पर एक सैनिटरी पैड की मशीन का आज जो है इंस्टॉलमेंट किया गया, जो कि यहाँ पर हम जय श्री इंडस्ट्री से जो लोग आए हैं उन्होंने आज यहाँ पर जो महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी है और अब ये महिलाएं इस पे काम करेगी और ये अभी ये इनको इसमें ट्रेनिंग देने हैं, सीख रही हैं अच्छे से और ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना ये स्वयं बनाएगी और मार्केट में उतारेगी और इससे जो है हमारे जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण होगा और ये अपनी आय बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि ये मार्केट में बहुत अच्छे से चलेंगे और इससे जो है जो आज की किशोरियां हैं जैसे आजकल बीमारी से ग्रस्त हो रही है, जो मार्केट के जो पैड यूज करती है उससे जो है बीमारियां लग रही है महिलाओं को, किशोरियों को, तो उससे बच सकती है। ये इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही शुद्ध चीज़ है और जैसे हम खुद बनाएंगे ना सर तो इसका प्रोडक्ट यूज करेंगे और इनको रोजगार भी मिलेगा और अपना बनाया हुआ जैसे पहले की महिलाएं कपड़ा भी यूज करती थी तो हम लोग बाजार से जो खरीदते हैं पैड वो बाहर से आए, कहाँ से आए, बाहर की कंपनियों का ये मशीन हमारे हिमाचल में पहली बार ही आई है तो हम लोग चाहते हैं कि भी अपनी हिमाचल में जो लगी है मशीन औरतें अपने हाथ से बनाए और अपने हाथ का बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज करें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नॉन बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 9वीं और 11वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थी बिना परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रमोट किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 मार्च से प्रदेश भर में संचालित की जा रही परीक्षाओं के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 52 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले के नाम से चलेंगे। 52 चयनित परीक्षा केंद्रों में कांगड़ा जिला में 13, चंबा में 3, हमीरपुर में 6, बिलासपुर में 4, कुल्लू में 2, मंडी में 6, शिमला में 7, सिरमौर में 4, सोलन में 3 और ऊना में 4 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। हमीरपुर शिक्षा उपनिदेशक दिलबरजीत चंदन ने बताया कि जिला हमीरपुर में 6 परीक्षा केंद्र चयनित किए गए हैं जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में केवल महिला अध्यापक ही तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो 14 तारीख को बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनमें हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बोर्ड ने यानी 52 परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए हैं जो सोशल वर्कर और फर्स्ट लेडी जो टीचर थी सावित्रीबाई फुले के नाम पे केंद्र वो बनाए गए हैं। और हमारे जिला हमीरपुर के अंदर भी 6 परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए हैं जो सावित्रीबाई फुले के नाम से जिनको जाना जाएगा इस बार के जो एनुअल एग्ज़ाम हैं। इनमें हमारे पास झिलारड़ी एक सेंटर है, डिडवी है, बॉयज़ हमीरपुर है, पट्टा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिप्पर है। ये ऐसे सेंटर हैं जिनमें सुपरडेंट, डिप्टी सुपरडेंट और स्टाफ दूसरा जो भी होगा वो लेडीज़ स्टाफ वहाँ का काम करेंगे। ये प्रबंध बोर्ड ने कर दिया है और पूरे प्रदेश की जो लिस्ट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है।
नाहन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा अभियान का समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजेंद्र सिंह नेगी ने की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को पोषण अभियान के तहत कई अहम जानकारी दी गई। समापन कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्करों को गर्भवती महिलाओं की डाइट एवं शिशु आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। द्वारा 16 तारीख से 31 तारीख तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत आंगनवाड़ी लेवल से लेकर मतलब बाल विकास परियोजना से लेकर जिला स्तर तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए। इसमें हमने ये कोशिश किया कि पोषण संबंधी जानकारी जो है जन जन तक पहुँचे। आंगनवाड़ी वर्करों ने इस उपलक्ष्य में लोगों का होम विजिट भी किया और अपने आंगनवाड़ी स्तर पे भी छोटे मोटे कैंप्स भी लगाए। उसके माध्यम से जो भी मतलब पोषण संबंधी जानकारी जो है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज इसी उपलक्ष्य में नाहन में जिला स्तर पे एक क्लोजिंग सेमिनार रखा गया। इसमें भी हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य वर्कर्स को बुलाए हैं और विभिन्न जो अनुषंगी विभाग है उनका सहयोग इसमें हमने लिया है। इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी आज यहाँ पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आंगनवाड़ी वर्करों के माध्यम से ये जो यहाँ पर जानकारी इनको दी गई ये मतलब जन जन तक हम पहुँचाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।